एसआईपी 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 बोल बोल के थक चुका हूं इस चैनल पे। लेकिन बहुत लोग इसको गलत तरीके से ले लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पूरे का पूरा आपका जो सेविंग्स है उसको एसआईपी इन्वेस्टमेंट में डाल दो तो चमत्कार हो जाएगा। लेकिन हाल ही में जो पिछले 2-3 महीने इस मार्केट ने देखा है उससे उनका एसआईपी से थोड़ा विश्वास उठ गया है। ऐसा बोला जा रहा है कि अंकुर वारिकू ढोंगी हैं, फ्रॉड हैं, क्योंकि उन्होंने हमें एसआईपी की लत लगा दी और अब मार्केट 16, 20, 25% डाउन जा चुका है। स्मॉल कैप में तो त्राही त्राही मच चुकी है। हमारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा कितना गिर चुका है, तो हम अब एसआईपी नहीं करेंगे। दोनों एटीट्यूड गलत है। पूरे का पूरा पैसा एसआईपी में डालना वो भी गलत है, पूरे का पूरा पैसा एसआईपी में नहीं डालना वो भी गलत है। एक बैलेंस होना चाहिए। इस बैलेंस के बारे में हमने अक्सर बात करी है। 100-X रूल बड़ा अच्छा सिंपल सा रूल है। वो ये बोलता है कि अगर X आपकी उम्र है, फर्ज करिए 30 साल, तो X% आपकी सेविंग का, मतलब 30% आपकी सेविंग का सेफ एसेट्स में जाना चाहिए। वो एसेट्स जो ज्यादा उतार चढ़ाव से नहीं गुजरते। वो एफडी हो सकती है, लेकिन भगवान करे ना हो। वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं, प्रोविडेंट फंड हो सकता है, सोना हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है। ऐसे एसेट्स जो जरूरी नहीं है फिक्स रेट ऑफ रिटर्न दे, लेकिन ज्यादा उतार चढ़ाव जैसे मैंने बताया उनसे ना गुजरे। एंड देन बाकी का 100-X मतलब 70%, इन केस अगर आप 30 साल के हैं, वो जाना चाहिए इक्विटी में। इक्विटी में भी एक अच्छा सा स्प्लिट होना चाहिए। स्प्लिट और स्प्रेड को स्प्लिट बना दिया मैंने। अच्छा सा स्प्रेड होना चाहिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर आप 30 साल के हैं तो आप लार्ज कैप 30% तक लीजिए, फिर 30%, 40% मिड कैप, 30-40% स्मॉल कैप। अगर आपकी उम्र 50% है, अगर आपकी उम्र 50 साल है तो 50% सेफ एसेट्स में जाएगा, 50% इक्विटी में जाएगा। वहां भी 50% लार्ज कैप में जाएगा, 50% मिड कैप में जाएगा। स्मॉल कैप में आप पैसे मत डालिए। अब ये है बैलेंस का एक रूप। लेकिन बहुत सारे लोग फिर ये सवाल पूछते हैं कि सेफ एसेट बहुत सेफ अगर हो गया तो उसका फायदा है क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सारा का सारा पैसा एफडी में डाल दिया, जो कि ऑन एन एवरेज आपको 6-6.5 रो के शायद 7% दे देगा, तो टैक्स काट के फर्ज करिए आप 20-30 टैक्स ब्रैकेट के परसेंट में है, तो काट कूट के तो वो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर रहा। मतलब एफडी में पड़ा हुआ पैसा हर साल एक तरीके से जंग खा रहा है। जो आपको 6-7% मिल रहा है वो आपको एक इल्यूजन दे रहा है बढ़ने की, लेकिन महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वही पैसे की अहमियत या औकात हर साल घटते जा रही है। सो इस वीडियो में एक ऐसे एसेट के बारे में बात करना चाहते हैं जो आपको शायद एक अच्छा बैलेंस्ड अप्रोच दे, एंड क्यों ये जरूरी हो सकता है आपके पूरे पोर्टफोलियो के लिए। सबसे पहले 100% अपना पैसा एसआईपी में डालना समझदारी क्यों नहीं है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जब मार्केट गिरती है तो होता क्या है। दो सिचुएशंस हो सकती हैं। लेट्स अज्यूम कि आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपको इमीडिएटली पैसे की जरूरत नहीं है, यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग। तो आपने 100 रुपए डाले हुए हैं, 1000 रुपए डाले हुए हैं, जितने भी पैसे डाले हुए हैं आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड आपका एक कॉर्पस बन चुका है, लेट्स से 5 लाख रुपए। तो आप जब अपना जीरोधा का, ग्रो का, अपस्टॉक्स का किसी का भी ऐप देखते हैं तो उसमें आपको दिखता है 5 लाख रुपए आपके डाले हुए हैं, 3 लाख वो बन 5 लाख। आप बोलते हैं वाह वाह वाह। लेकिन फिर आता है क्रैश, एक मार्केट करेक्शन जो कि आगे रहेगा, क्योंकि मार्केट का तो ये वजूद है। मार्केट कभी भी हमेशा राइज नहीं करेगी, वो गिरेगी, बढ़ेगी, गिरेगी, बढ़ेगी, गिरेगी, बढ़ेगी, एंड जूम आउट करके 5, 10, 20 साल में आपको एक अपवर्ड ट्रेंड दिखेगा, लेकिन ऑन अ डेली बेसिस बहुत उतार चढ़ाव होगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपके 3 लाख जो 5 लाख ग्रो हो गए थे, शायद गिरकर 3.5 लाख हो गए, शायद 3 हो गए, खुदा ना खास्ता 2.5 हो गए। 50% करेक्शन। अब आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा एक साइकोलॉजिकल सदमा। ये रियल सदमा नहीं है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ नोशनल लॉस। नोशनल लॉस का मतलब आपका ये वाकई में लॉस नहीं है, क्योंकि आप इन स्टॉक्स को, म्यूचुअल फंड्स को बेच नहीं रहे हैं, लेकिन 5 लाख तक जहां वो पहुंच चुका था उसके कंपैरिजन में अगर वो 3.5, 2.5 लाख हो चुका है, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा नुकसान हो गया। एंड हुआ भी है, लेकिन नोशनली। अब वही 2.5, 3, 3.5 लाख फिर से शुरू होंगे, फिर से हम आगे बढ़ेंगे,
फिर से ऊपर जाएंगे एंड फिर से किसी पॉइंट पे 5 पहुंचेंगे, फिर भगवान ने चाहा तो 7 पहुंचेंगे, 10 पहुंचेंगे, लेकिन फिर से ये साइकिल चलती रहेगी एंड आपका ये साइकोलॉजिकल अप एंड डाउन भी जारी रहेगा। इसलिए मैं अक्सर ये बोलता हूं कि जब भी आप एसआईपी करते हैं ना, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो को महीने में एक बार देखिए, 3 महीने में एक बार देखिए, ताकि हर रोज दिल की धड़कनें ठीक ठाक रहे। लेकिन दूसरी सिचुएशन जो एक्चुअली वाकई में डरावनी सिचुएशन है, वो भी पॉसिबल है। फर्ज करिए कि आपने 2010 में एसआईपी शुरू करी, आपके बच्चे उस समय पे 5 साल के थे एंड आपको पता था कि यार 2025 के आसपास जब वो 20 साल के हो जाएंगे, उनकी कॉलेज जाने का वक्त हो जाएगा, मास्टर्स या बैचलर्स जो भी हो। उस समय पे आपको काफी पैसे की जरूरत होगी, वाकई में होगी। तो आपने एसआईपी शुरू करी, आपने वो सारे कैलकुलेटर देखे, आपने हमारे वीडियो देखे, एक्सेल खेला, सब कुछ किया। आपने देखा कि यार 10,000 रुपए की महीने की एसआईपी अगर हम 12% पे भी ग्रो करेंगे, 15 साल तक करेंगे, तो वो ऑन एन एवरेज इस मकाम पे पहुंचेगा। एंड यू नो व्हाट, 2024 तक पहुंच भी गया। आप खुश, आपको लग रहा है यार ये तो वाकई में हो गया, ये तो एक कुदरत का करिश्मा है कि हमने धीरे धीरे करके 10-10 हजार रुपए जोड़ के अपनी जमा पूंजी डाली एंड वो धीरे धीरे ग्रो करके इस बड़े से अमाउंट तक पहुंच भी गई। तो अगले साल जब बेटी कॉलेज जाएगी तो हमारे पास जो प्लान किया हुआ पैसा था वो होगा। लेकिन फिर आया अक्टूबर नवंबर 2024 का पीरियड एंड मार्केट थोड़ी सी गिरने लगी, साइकोलॉजिकल सदमा आपको लगने लगा। आपको पता है कि अप्रैल में उनकी एडमिशन की वो फीस आपको देनी पड़ेगी एंड यू लाइक, यू नो व्हाट, ये होता रहा। ये हमने कोविड में भी देखा था और कोविड के वो 30% डाउनफॉल के बाद देखिए मार्केट कितनी ऊपर चली गई है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत होती रहती है, लेकिन मार्केट गिरे ही ना रुके, या रुके ही ना गिरे, या सुने ही ना सुने, मार्केट बेसिकली गिरे जा रही, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है एंड यू आर नाउ गेटिंग नर्वस, क्योंकि आपको पता है कि आपको ये नोशनल लॉस या ये जो साइकोलॉजिकल सदमा अभी लग रहा है, ये बहुत ही जल्दी एक रियलिटी में बदलने वाला है। यू नीड द मनी। आपको मार्च में इस पूरे इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करके अपनी बेटी के कॉलेज की पढ़ाई की फीस देनी है एंड अगर वो पूरी कैलकुलेशन जो आपने अभी तक करी थी 15 साल के वेट के लिए, वो अगर उस समय पे खरी नहीं उतरी, नथिंग इज वर्थ इट, नथिंग इज वर्थ इट। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक मैं क्या कर रहा था, 15 साल पूरी शिद्दत के साथ 10-10 हजार रुपए हर महीने डाले एंड इट अमाउंटेड टू नथिंग, क्योंकि जिस समय में हमें उसकी जरूरत थी मार्केट 30% डाउन थी। हमारा कमाया हुआ बड़ा हुआ कॉर्पस 30% 5-6 महीने के अंदर ही डाउन हो गया। दैट इज द रियल लॉस। तो ये दो सिचुएशन जो है, एक साइकोलॉजिकल सदमा और एक रियल लॉस, ये दोनों होते हैं। ज्यादातर लोगों को साइकोलॉजिकल सदमा होता है, लेकिन जिनको रियल लॉस महसूस होता है ना, they understand why it is important to have maintained a balance. They understand why it was important to have a portfolio which has safe as well as equity assets. तो हम अपनी SIP investments को इस real loss के सदमे से कैसे बचाएं? एक आंसर जैसे मैंने बताया था कि अपने equity portfolio को ही बैलेंस रखिए, लार्ज, मिड, स्मॉल कैप में डिवर्सिफाई करिए। ये नहीं कि स्मॉल कैप इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो सारे के सारे पैसे उसी में डाल दिए। ये भी नहीं कि इतना सेफ खेलेंगे कि इक्विटी में सिर्फ लार्ज कैप में ही घूमते रहेंगे। सो यू हैव अ बैलेंस पोर्टफोलियो। लेकिन वो जो X% है, आपकी उम्र अगर X है, वो वाला परसेंट वो क्या होना चाहिए? एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसमें सोना या गोल्ड क्या रोल प्ले करता है। अगर हम लॉन्ग टर्म डेटा एनालाइज करेंगे ना, तो गोल्ड और इक्विटी आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। कोरिलेटेड का मतलब कि अगर इक्विटी ऊपर बढ़ती है तो ऑन एन एवरेज गोल्ड भी ऊपर बढ़ता है, अगर इक्विटी गिरती है तो ऑन एन एवरेज गोल्ड भी नीचे गिरता है। बट देखा गया है कि जब इक्विटी नीचे गिरती है तो गोल्ड उतना नीचे नहीं गिरता, इनफैक्ट कभी कभी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ड्यूरिंग अ क्रैश ऑफ द इक्विटी मार्केट, गोल्ड मे बी नेगेटिवली या ऑपोजिटली कोरिलेटेड। मतलब अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो गोल्ड ऊपर बढ़ रहा है या स्टेबल है या
उतना नहीं गिर रहा जितनी इक्विटी मार्केट गिर रही है। एंड दैट इज व्हाई गोल्ड इज कॉल्ड अ हेज अगेंस्ट इक्विटी मार्केट्स। हेज का मतलब कोई ऐसी चीज जो इस उतार चढ़ाव को बैलेंस कर दे, कि मार्केट अगर नीचे गिर रही हो तो गोल्ड थोड़ा बहुत संभाल ले, अगर मार्केट बहुत ऊपर जा रही हो तो उसे चढ़ने दे एंड गोल्ड ज्यादा उसे नीचे ना लाए। सो इट बिकम्स अ नाइस बैलेंसिंग इम्पैक्ट। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, कोविड 2020 का जो मार्केट क्रैश हुआ था, उन दोनों में मार्केट्स ने 30-40 अप टू 50% करेक्शन लिया था, लेकिन उस समय पे गोल्ड के प्राइस ऊपर बढ़े। एंड दैट इज व्हाई पीपल लाइक गोल्ड एज अ हेज। लेकिन ये समझते हैं कि गोल्ड कितना बेहतर अगर हेज है भी कि नहीं, और किस हद तक। तो फर्ज करिए आपने 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करी 2007 में, निफ्टी में डाला आपने, तो आज तक आपने मोटा मोटा करीब 20 लाख रुपए खुद के पैसे डाले होंगे। अब यही 20 लाख रुपए बढ़ बढ़ के इक्विटी मार्केट में 60 लाख के करीब हो गए, 3 गुना। बहुत बढ़िया। लेकिन कोविड क्रैश में 2020 मतलब 13 साल बाद ये पैसे 1/3 उड़ गए। मतलब आपके 60 लाख उड़ के सिर्फ 40 ही लाख रहे। अब खुदा न खास्ता अगर आपको 2020 के अंत में या 2021 में, क्योंकि कोविड आया, बिजनेसेस बंद हो गए, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, बहुत सारे लोगों के इनकम स्ट्रीम्स बंद हो गए, दैट्स व्हेन यू नीडेड मनी एंड दैट इज व्हेन द मनी वेंट अवे। 1/3, 1/3 वाइप्ड आउट, वैनिश्ड लिटरली ओवरनाइट। तो आपका जो साइकोलॉजिकल सदमा है, इट कन्वर्टेड इनटू अ रियल लॉस। आपको उस समय पैसे चाहिए थे और आपके पास उस समय पैसे नहीं थे। अब इसी एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट, 10,000 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट, उसको अलग ढंग से देखते हैं। फर्ज करिए कि आप 5,000 रुपए निफ्टी में डालते हैं और 5,000 रुपए आप डालते गोल्ड पीस में, जो कि गोल्ड का एक ईटीएफ है, मतलब इक्विटी ट्रेडेड फंड। एक तरीके से आप फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं, गोल्ड नहीं, फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं, आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं एक ऐसे फंड के थ्रू जो गोल्ड के प्राइस में इन्वेस्ट करता है। तो गोल्ड का प्राइस जब बढ़ता है तो फंड का प्राइस बढ़ता है, गोल्ड का प्राइस जब गिरता है फंड का प्राइस गिरता है। एंड इट इज रियल टाइम, इट्स लाइक अ स्टॉक। तो आप स्टॉक मार्केट जब भी खुला हो, आप इस गोल्ड पीस को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं इन रियल टाइम। अब इसी सेम पीरियड में 2007 से 2020 तक आपका इन्वेस्टमेंट जो 20 लाख रुपए का था, दैट हैज नाउ ग्रोन टू 59 lakhs। इक्विटी में जब आपने इन्वेस्ट किया निफ्टी में, इट हैड ग्रोन टू अप्रोक्सीमेटली 62 lakhs। मतलब आपको 3 लाख रुपए कम मिले। ओके, लेकिन जब कोविड का क्रैश आया ना, आपका पूरा पोर्टफोलियो ऑफ 59 lakhs सिर्फ 10% से गिरा, 30% से नहीं। मतलब आपका 59 lakhs अप्रोक्सीमेटली 54 lakhs बन गया, जबकि आपका 62 lakhs वाला इक्विटी पोर्टफोलियो करीब 40 लाख पहुंच गया था। इसे सोचिए, सिर्फ 5% कम रिटर्न ऑन एन एब्सोल्यूट अमाउंट बेसिस हेल्प्ड यू सेव अ ड्रॉप फ्रॉम 30% टू जस्ट 10%। मतलब वॉलेटिलिटी में आपने करीब 70% घटाया। सिंपल एग्जांपल, एंड ऐसा नहीं है कि मैंने निटपिक करके कुछ बहुत सुहावना से एक पीरियड चूज किया है। गोल्ड ऑन एन एवरेज इज अ फेयरली स्टेबल रिटर्निंग एसेट, 10 से 12% ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देता आ रहा है, विच इज ग्रेट। लेकिन द बेस्ट थिंग अबाउट गोल्ड इज जब मार्केट गिरती है तो वो उतना नहीं गिरता, इनफैक्ट कभी कभी बढ़ जाता है, एंड दैट एक्ट्स एज अ रियली गुड क्वेश्चन टू बैलेंस योर पोर्टफोलियो। अब इसी के चलते 3 स्ट्रेटजीज जो आप यूज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर टेन्योर। सबसे पहले, अगर आपको पैसे पता है अगले 3 सालों में चाहिए होंगे, तो आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज इक्विटी में बहुत कम करिए, अगर करेंगे भी, क्योंकि 3 साल के अंदर इक्विटी कहीं भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू वेरी स्टेबल रिटर्न्स ओवर जस्ट 3-year पीरियड, क्योंकि द मार्केट बाय डिजाइन इज वॉलेटाइल। तो मेरी राय रहेगी, इस 3 साल के पीरियड में जब आपको पता ही है कि ये पैसा आपको चाहिए ही चाहिए होगा, जहां भी आप इन्वेस्ट करें उसको ऑलमोस्ट कंप्लीटली एक सेफ एसेट में करें। गोल्ड कुड बी एन ऑप्शन, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कुड बी एन ऑप्शन, एंड आई वुड से बिटवीन द टू। अगर इक्विटी में डालना भी है तो सिर्फ लार्ज कैप में ही डालिएगा, निफ्टी विल बी अ सेफर ऑप्शन। तो माय सजेशन विल बी अराउंड 80% गोल्ड, 20% निफ्टी। अगर 3 से 10 साल के अंदर अंदर आपको ये पैसा चाहिए, एंड यू नो कि यार
10 साल के अंदर whatever, शादी होने वाली है, बच्चों की पढ़ाई आ रही है, घर की डाउन पेमेंट करनी है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, whatever else. तो you can go with something like a near 50-50 approach. 50% gold, 50% equity. उस equity में भी आप सिर्फ large cap नहीं, mid cap भी थोड़ा सा डाल सकते हैं. So maybe it can be 50% large cap, 50% mid cap. So it becomes a nice, happy balance. अगर 10 साल से ज्यादा होराइजन है, फर्ज करिए आपको 15 साल के अंदर कुछ पैसा चाहिए, 20 साल के अंदर चाहिए, आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं 30-40 साल बाद, then have almost 70-80% of it in equity. उसमें 30% large cap, 30-40% small cap, 30-40% mid cap, and then about 20% gold. इससे you will ensure कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलते रहे over a long period of time and बैलेंस भी रहे. So very important to remember कि छोटे पीरियड के लिए जितना भी छोटा आपका ड्यूरेशन है, उतना ही आपके रिस्क लेने की एबिलिटी कम है. एंड वहां जितना ज्यादा सेव कर सकते हैं उतना सेव करिए, जितना ज्यादा इक्विटी में डाल सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड वो डालिए, सो दैट यू आइदर मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी इन द शॉर्ट टर्म और योर रिटर्न्स इन द लॉन्ग. गोल्ड खरीदने के तरीके क्या क्या हैं? ETF ले सकते हैं, गोल्ड बीज, जैसे मैंने बोला, GOLDBEES, गोल्ड बीज. आप किसी भी ऐप पे जाके गोल्ड बीज सर्च कर सकते हैं, यू विल गेट इट. आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, दोज आर ऑल्सो गुड. म्यूचुअल फंड और ETF में अंतर क्या होता है, इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, दैट विल गिव यू सम क्लैरिटी. SGBs बड़े अच्छे से ऑप्शन होते थे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वापस आएंगे, क्योंकि सरकार कुछ तो मखा दिया है. तो बहुत लंबी कहानी है, उसमें घुसेंगे नहीं, लेकिन SGBs बढ़िया है. आपको गोल्ड का जैसे प्राइस बढ़ेगा वो रिटर्न तो मिलता ही रहेगा, प्लस उसके ऊपर 8 साल के बाद जो मिनिमम लॉक इन है SGB का 2.5% भी मिलता है. एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये पूरा का पूरा रिटर्न टैक्स फ्री था. तो इट वाज लाइक अ bonanza व्हेन इट कम्स टू गोल्ड. लेकिन मेरी ऐसी प्रेडिक्शन है कि SGBs वापस नहीं आएंगे, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो अभी चल रहा है वही आप ले सकते हैं. एंड देन फिजिकल गोल्ड आई वुड नॉट नेसेसरली रेकमेंड, क्योंकि एक तो स्टोरेज प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कितना खरीदेंगे, कहाँ रखेंगे, अमाउंट्स जो हैं वो ऐसे नहीं फ्लूइड नहीं हो सकते कि आपने 4,700 रुपए का कुछ ले लिया, उसकी SIP कर दी, वो फिजिकल बार बार करना पड़ता है. डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं. रुचि माई वाइफ, शी इन्वेस्ट इन डिजिटल गोल्ड, वो तनिष्क से लेती हैं. नॉट एन एंडोर्समेंट, नॉट अ प्रमोशन, जस्ट शेयरिंग व्हाट शी डज. तो वो अच्छा है, बिकॉज शी कुड कन्वर्ट दैट इनटू एक्चुअल ज्वेलरी. अगर वो वहां से खरीदना चाहें, मेकिंग चार्ज पे कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, और जस्ट लिक्विडेट दैट एंड जो भी गोल्ड का प्राइस होगा उस समय का वो मिल जाएगा. सो दैट्स ऑल्सो गुड. बट लास्ट चीज, ज्वेलरी मत लीजिएगा. वट एवर यू डू, गोल्ड इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी नहीं होती है, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज आ जाता है, उसमें लॉस होता है बिकॉज ऑफ प्योरिटी, हजार और चीजें हैं. सो एक्सक्यूज मत बनाइए कि अरे नहीं नहीं, ज्वेलरी तो एक इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन उस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल पे कायदे से एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. तो मैं गोल्ड ज्वेलरी को डिजायर्स के ब्रैकेट में डालूंगा, जहां जो नीड्स हैं आपकी, डिजायर्स हैं और इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो 3 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं. और जो आपकी इच्छाएं होती हैं, जिसमें आपके फोन आ जाते हैं, आपकी गाड़ी आ जाती है, आपके महीने के वेकेशन आ जाते हैं और आपकी गोल्ड ज्वेलरी आ जाती है, वहीं उसकी जगह है. फाइनल चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबैलेंसिंग. रीबैलेंसिंग क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया, लेट्स जस्ट यूज दिस एग्जांपल, कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं. फर्ज करिए हमें 15 साल के बाद पैसा चाहिए, तो हम 80% जो है वो इक्विटी में डालेंगे, 20% गोल्ड में डालेंगे. नाउ इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 5 साल बाद, 7 साल बाद इक्विटी आउट परफॉर्म करने लगेगा, क्योंकि शायद वो अच्छे रिटर्न दे रहा है. तो आपने जो ओरिजिनल पैसा डाला होगा एंड जितनी तेजी से वो ग्रो किया होगा, ये जो रेशियो है जब आप कैलकुलेट करेंगे, दैट मे चेंज. एक्चुअली लेट मी शो इट. एक्सेल खेलते हैं, बड़े दिन हो गए. सो लेट्स अज्यूम कि आपने इक्विटी और गोल्ड में पैसा डाला हुआ है, और क्योंकि बताया गया कि 80-20 का रूल होना चाहिए, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इक्विटी ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा, तो 80% हम इक्विटी में डालेंगे, 20% हम गोल्ड में डालेंगे. तो हम 8 लाख रुपए इक्विटी में डालते हैं और 2 लाख रुपए गोल्ड में डालते हैं. लेट्स से कि इक्विटी जो है वो 15% पे ग्रो करती है और गोल्ड जो है वो 10% पे ग्रो करता है. ठीक, लेट्स सी कि 10 साल बाद क्या होता है. 10 साल बाद ये जो 8 लाख है, ये ग्रो होके इतना बन गया, एंड गोल्ड जो है वो इतना बन गया. सो लेट मी नाउ शो यू द डिफरेंस. तो इक्विटी बन गई है 32 लाख रुपए, गोल्ड बन गया है 5 लाख रुपए.
दोनों बड़े हैं लेकिन अलग अलग तेजी से बड़े हैं. सो नाउ टू मेक श्योर कि आप इस पॉइंट पे अननेसेसरी रिस्क नहीं ले रहे हैं ताकि 15 साल में जो आपको एक्चुअल अमाउंट चाहिए वो मिले, यू हैव टू रीबैलेंस. एंड रीबैलेंस का मतलब, अभी अगर आप ये रेशियो देखेंगे, ये सम है 37.5, मतलब इक्विटी इज 86.19%, 86 ही कर देते हैं, इतना क्या है. इक्विटी हैज गॉन फ्रॉम 80% टू 86%, गोल्ड 20% से 14% हो चुका है. तो अब हमें इसको रीबैलेंस करना होगा, विच मीन्स इसका 80% क्या है? 80% ऑफ दिस अमाउंट इज 30 लाख के करीब. तो हमें इस अमाउंट से ये अमाउंट 2,32,000 रुपए इक्विटी में बेचकर उसको गोल्ड में डालना होगा. तो इट विल बी दिस अमाउंट एंड फिर से द सम विल बी मोर और लेस द सेम. और अब आप यही चीज अगर यहां करेंगे तो यू विल सी 80-20 हो चुका है. सो लंबे पीरियड में रीबैलेंसिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब यू विल सी कि 10 साल में जाकर ही ऐसा रीबैलेंस करना पड़ा, तो आई वुड से 10 साल के करीब ही रीबैलेंस करिएगा. 5 साल में भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, जितनी ज्यादा आप करना चाहें. बट यू डोंट हैव टू डू इट एवरी ईयर, यू डोंट हैव टू डू इट एवरी 6 months, यू डोंट हैव टू डू इट एवरी 2 years. 5-10 साल इट्स अ गुड टाइम फॉर यू टू रीबैलेंस, ताकि ये जो बैलेंस आपने क्रिएट किया था ऑफ रिस्क, ये मेंटेन रहे कि अगर कल को अगले 5 साल में जब पैसे की वाकई जरूरत होगी, यू शुड नॉट सी दिस कम डाउन ड्रास्टिकली फ्रॉम व्हाट इट वाज इन द पास्ट. ठीक है, तो इससे हम ये समझ गए कि पूरा का पूरा एसआईपी में पैसा नहीं डालना, पूरा का पूरा एसआईपी से बाहर भी नहीं डालना. आपको एक बैलेंस बनाना है और वो बैलेंस बेसिकली आपके रिस्क को मैनेज करने के लिए है. एंड इक्विटी में एक बहुत बढ़िया बैलेंसिंग टूल हो सकता है गोल्ड. अगर आप उसको स्मार्टली यूज करेंगे, यू कैन एक्चुअली बिकम द राइट इन्वेस्टमेंट प्लानर फॉर योर ओन लाइफ. अंकुर वारिक साइनिंग ऑफ. करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है. काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं. ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है.